इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं हमारा जो रोग निदान का जो सेकंड पेपर है उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम मॉडर्न में पैथोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, साथ ही में बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट आपको डेंगू के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। आप अपनी जनरल प्रैक्टिस में अगर आप कहीं भी देखेंगे तो डेंगू के आपको पेशेंट देखने को मिल जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए ना एटलीस्ट उसके क्या साइन हैं, उसके सिम्टम्स क्या हैं, ठीक है, किसके द्वारा फैलता है, उसका ट्रांसमिशन क्या है। तो एक तो एग्जाम से के लिए आप तैयार हो जाएंगे, साथ ही में वीडियो को अगर लास्ट तक देखेंगे तो इजीली डेंगू को आप डायग्नोस करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि डेंगू एक्चुअली होता क्या है। डेंगू जो है ना एक एक्यूट वायरल इन्फेक्शन है। क्या है? वायरस के द्वारा होने वाली एक बीमारी है जो कि किसके द्वारा होता है? कॉज्ड बाय डेंगी वायरस। इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है? वो है डेंगी वायरस। अब ये ह्यूमंस तक ट्रांसमिटेड कैसे होता है? ये ट्रांसमिटेड होता है इन्फेक्टेड मॉस्क्यूटोस। अगर कोई भी जो फीमेल मतलब ये मेल है, ठीक है, ये सो रहा है, अगर इसको इन्फेक्टेड मॉस्क्यूटो काट लेगा आगे तो इसके अंदर क्या चलाएगा? डेंगी वायरस। और डेंगी वायरस क्या कॉज करता है? डेंगू। ठीक है, समझ गए? अब यहाँ पे बात आती है कि वो जो ट्रांसमिशन फैक्टर है वो क्या है, उसका नाम क्या है उस मॉस्क्यूटो का? उसका नाम है, देखिए, फीमेल एडीज एगिपिटी। ठीक है, हमारा मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? फीमेल एडीज एगिपिटी। ये आपको जरूर पता होना चाहिए, ये हमसे एमसीक्यू में भी पूछ सकता है। समझ गए? तो क्या है डेंगू? डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है, कॉज होता है डेंगी वायरस से। और ह्यूमन तक कैसे फैलता है? जब फीमेल एडीज एगिपिटी इंडिविजुअल को काट लेती है तो वो उसके अंदर पहुंच जाता है। साथ ही में इसको और क्या कहा जाता है? इसको और हम कहते हैं ब्रेक बोन फीवर। इसका दूसरा नाम है ब्रेक बोन फीवर। क्योंकि ये इसको क्यों कहते हैं ब्रेक बोन फीवर? क्योंकि जो जिस किसी इंडिविजुअल को ये फीवर होता है उसके अंदर सीवियर मसल पेन और जॉइंट पेन देखने को मिलता है, यानी कि उसकी मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और उसके जो जोड़े हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा दर्द देखने को मिलता है। तो मैं आपको ठीक है, ये इसका हो गया डेफिनेशन। अब इसकी पॉजिटिव एजेंट मैं आपको बता चुका हूँ। पॉजिटिव एजेंट क्या है? वो है डेंगी वायरस। ठीक है, और इसके 4 सीरो टाइप होते हैं। सीरो टाइप क्या होते हैं? सीरो टाइप होते हैं मतलब एक कह सकते हैं इसकी स्पीसीज होती हैं वायरस की अलग अलग। जैसे आपने देखा कोविड के नए नए वेरिएंट आते हुए रहते हैं ना, आ रहे थे, उसी तरह से इस डेंगी वायरस के भी, या डेंगी वायरस या फ्लेवी वायरस जो है, इसके 4 सीरो टाइप होते हैं, DNV 1 से लेके 4 तक। ठीक है, अगर ये याद रहता है तो अच्छी बात, वरना सिर्फ नाम याद रहेगा तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, अगर किसी भी इंडिविजुअल को इन्फेक्शन विद 1 सीरो टाइप गिव्स लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी टू दैट सीरो टाइप बट नॉट अदर। मान लीजिए किसी भी जो एक, आप मान लीजिए रात में सो रहे थे और आपको आके जो फीमेल एडीज एगिपिटी है उसने कौन से वायरस से इन्फेक्ट होकर काटा? आपको काटा DNV 1 के अंदर, उसका जो सीरो टाइप था काट है। तो आपको ना एक बार तो ये हो गया, लेकिन लाइफ में कभी भी सेम जो उसका सीरो टाइप है उससे आप कभी भी दोबारा से फीवर नहीं आएगा, क्योंकि आपको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी जो है मिल जाती है। ठीक है, अब हमने जान चुके हैं कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या था इसका? फीमेल एडीज एगिपिटी होता है, जो कि कब बाइट करता है? बाइट ड्यूरिंग डे टाइम, स्पेशली अर्ली मॉर्निंग और बिफोर सनसेट। इस समय ये काट करता है। ब्रीड कहाँ होता है? ब्रीड इन क्लीन स्टेगनेंट वाटर, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे पानी काफ़ी लॉन्ग समय तक मान लीजिए भर गया है और रुका हुआ है, चल नहीं रहा है। मान लीजिए कौन कौन से कूलर्स के अंदर अगर आप पानी भर के रख देंगे तब वहाँ पे भी मच्छर पनप सकता है। बकेट्स पानी बाल्टी के अंदर लगातार भर के रख देंगे तो वहाँ भी ये जो हमारा ये मॉस्किटो है पनपता है, वही ये वायरस को ट्रांसमिट करता है। अब इसकी एपिडेमियोलॉजी की बात करें, मतलब कहाँ कहाँ ये ज़्यादा फैल सकता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए अगर आपको याद रहता है, ये स्वास्थ्यविद के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कॉमन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में, इन मोस्ट केसेस ड्यूरिंग मानसून एंड पोस्ट मानसून। मतलब जून से अक्टूबर तक आपको डेंगू के सबसे ज़्यादा पेशेंट देखने को मिलते हैं। आप भी चाहे कोई भी हॉस्पिटल विजिट करिए, वहाँ पे आपको इस समय डेंगू और मलेरिया के सबसे ज़्यादा केसेस देखने को मिलते हैं। साथ ही में ये जो वायरस है हमारा डेंगी वायरस या फ्लेवी वायरस, इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 4 से लेके 10 दिन तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, साथ ही में अगर हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी सिंपल वर्ड्स में देखें, क्योंकि ये जो पैथोफिजियोलॉजी जो हम संप्राप्ति बोलते हैं, जो आपने आयुर्वेदिक डिजीज़ पढ़ रहे होंगे तो उनकी संप्राप्ति मतलब हमारा जो इन्फेक्शन से लेके आगे क्या क्या चीज़ें होती हैं वो पैथोफिजियोलॉजी के अंदर आते हैं। मान लीजिए ये एक आदमी है, ठीक है, मेरा आदमी भाई ऐसा ही बनता है हमेशा। तो किसी जो हमारा फीमेल एडीज एगिपिटी है उसने क्या करा? इस इंसान को काट लिया। अब क्या होगा? इस इंसान के अंदर वायरस पहुंच गया। अब वायरस पहुंचने के बाद यहाँ पे ये होता है कि वायरस एंट्री के बाद सबसे पहले क्या इन्फेक्ट करता है? सबसे पहले इन्फेक्ट वो करता है हमारा इन्फेक्ट्स मोनोसाइट और मैक्रोफेजिस। अब मैक्रोफेजिस या मोनोसाइट के अंदर जब वायरस पहुंच जाता है तो वो क्या करता है?
हमारे जो इम्यून रिस्पॉन्स जो है ना वो ट्रिगर्स क्या करते हैं, साइटोकाइनिन स्टॉर्म आ जाता है अंदर, उसकी वजह से कई सारे टॉक्सिन्स वगैरह रिलीज होने लगते हैं बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से हमारी क्या होता है, जो बस्कुलर परमिएबिलिटी है ना वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से प्लाज्मा का लीकेज होने लगता है। क्या होता है, प्लाज्मा लीकेज। उसके बाद क्या होता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब हमारी जो प्लेटलेट्स हैं ना वो बहुत कम हो जाती हैं। आपने सुना होगा कि डेंगू के फीवर में प्लेटलेट्स सडनली डाउन हो जाती हैं, ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है, ये प्लाज्मा लीकेज होता है। उसके बाद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, और सीवियर केसेस में क्या होता है, शॉक, ब्लीडिंग और ऑर्गन फेलियर की कंडीशन देखने को मिलती है। तो क्या है इसकी पैथोफिजियोलॉजी, सिंपल है, ये सिंपल फ्लो चार्ट है। देखिए क्या करेगा, वायरल जो एंट्री है मॉस्किटो वाइट करेगा, वायरस अंदर जाएगा, उसके बाद मोनोसाइट्स को हमारे क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा, फिर हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जो है ना एक्टिव होगा, वो क्या करेगा, ट्रिगर साइटोकाइनिन स्टॉर्म। उसके बाद क्या होता है, हमारी जो बस्कुलर परमिएबिलिटी है ना सेल्स की वो इंक्रीज हो जाती है, इसकी वजह से प्लाज्मा लीकेज देखने को मिलता है। उसके बाद जो है ना फर्दर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ये सब समस्याएं आगे डेवलप हो जाती हैं। अब हम देखते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। इसके देखिए साइन एंड सिम्टम्स, सबसे पहला तो देखिए सभी को पता है, क्लासिकल डेंगू फीवर को अगर हम देखें तो वो है सडन हाई फीवर। क्या रहा है, फीवर आएगा बहुत ज़्यादा, अप टू कितना जा सकता है, अप टू 104 फ़ारेनहाइट तक। साथ ही में इसमें सीवियर हेडेक देखने को मिलता है, साथ ही में रेट्रो ऑर्बिटल पेन, माइल्जिया और आर्थ्रैल्जिया यानी कि मसल पेन और जॉइंट पेन इसके अंदर होता है। तब यहाँ पे बात आती है, मान लीजिए कोई पेशेंट आपके पास आया, उसने कहा कि सर मेरे को क्या है, एक तो बुखार है, ठीक है, बुखार के बाद मेरे जोड़ों में दर्द हो रहा है, मेरे किस में दर्द हो रहा है, मांसपेशियों में भी दर्द हो रहा है, मसल पेन भी बता रहा है साथ ही में। अब ये सेम सिम्टम्स तो है ना, आपको ये जो जोड़ों में दर्द जैसा नहीं, मलेरिया में भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मलेरिया में क्या है, पेशेंट नहीं बताता है कि उसको रेट्रो ऑर्बिटल पेन नहीं बताता, यानी कि पेन बिहाइंड द आई जैसी समस्या नहीं बताएगा आपको मलेरिया में, लेकिन इसमें आपको देखने को मिलता है। तो आप कैसे इजीली डायग्नोस कर सकते हैं, क्या क्या पेशेंट आता है, आपको क्या होता है, फीवर है, फीवर के साथ हाथ पैरों में दर्द भी हो रहा है, दर्द के बाद आपको बताएगा कि अगर उसकी पेन बिहाइंड द आई जैसी समस्या अगर वो बता रहा है तो आपको ज़रूर डेंगू सस्पेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आपका जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है वो किस तरफ जा सकता है, वो जा सकता है डेंगू की तरफ। अब डेंगू के लिए क्या कराएंगे आप, टेस्ट में सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट कराएंगे, अगर उसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी कि लोअर प्लेटलेट्स काउंट उसके अंदर डिटेक्ट होता है तो आप फर्दर डेंगू के टेस्ट भी करा सकते हैं, ठीक है। तो क्लासिकल डेंगू के फीवर को हम किस तरह से क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिल रहा है, सबसे पहला तो वही रहता है भाई, फीवर आएगा, हेडेक होगा, रेट्रो ऑर्बिटल पेन, भाई इसको ज़रूर याद रखना है, अगर तुम एग्ज़ाम में ये लिख के आओगे भाई बहुत इंप्रेशन पड़ेगा आपके ऊपर कि हाँ बंदे ने सच में पढ़ाई करी है। साथ ही में ये जो मायल्जिया आर्थ्रैल्जिया की वजह से इसको ब्रेक बोन फीवर कहा जाता है। साथ ही में नोजिया, वोमिटिंग, फटीग, वीकनेस तो मैक्सिमम चीज़ों में होती ही होती है, कोई भी फीवर आ जाए। साथ ही में ब्लीडिंग हो सकती है फ्रॉम नोज़ एंड गम्स के अंदर, लेकिन ये सीवियर केसेस में होता है, इनिशियल स्टेज में ये चीज़ें नहीं दिखाई देंगी आप। अब एक तो क्लासिकल मतलब एक नॉर्मल डेंगू का पेशेंट है, उसे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है तो ये सिम्टम दिखाई नहीं देंगे। लेकिन डेंगू हेमोरेजिक फीवर होता है, उसमें क्या होता है, ऑल सिम्टम्स देखिए, ये वाले सिम्टम्स तो होंगे ही, साथ ही में क्या होगा, लो प्लेटलेट्स काउंट, यानी कि उसकी प्लेटलेट्स 1 लाख से कम पहुंच जाएंगी, वो उसके अंदर से ब्लीडिंग होने लगती है कि गम ब्लीड, नोज ब्लीड और ब्रोसिस जैसी समस्या, साथ ही में प्लाज्मा लीकेज, प्लूरल इफ्यूज़न, असाइटिस, लो बीपी और शॉक जैसी समस्या हो सकती है। क्या आपने कभी सुना है कि डेंगू के पेशेंट के अंदर उसकी इसलिए मृत्यु हो गई कि उसकी जो प्लेटलेट्स थी बहुत डाउन थी, उसके बाद क्या रहा फर्दर कि उसकी जो ब्लीडिंग है, मतलब कान वगैरह से भी फर्दर उसकी ब्लीडिंग होने की वजह से ब्लड लॉस हो गया, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। तो ये क्या रहता है, ये रहता है डेंगू हेमोरेजिक फीवर के अंदर, ठीक है। साथ ही में इसको अगर और सीवियर देखें तो फर्दर ये जाता है डेंगू शॉक सिंड्रोम में, जो कि ये सीवियर फ्रॉम हाइपोटेंशन, सर्कुलेटरी कोलैप्स हो जाता है, ऑर्गन का फेलियर हो जाता है, समझ गया, तो ये सीवियर कंडीशन में है। अगर आपको देखिए भाई ध्यान नहीं रहता है, आप एग्ज़ाम में लिखने बैठते हो तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है साइन एंड सिम्टम में कि डेंगू को हम 3 पार्ट में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, एक तो क्लासिकल जो कॉमनली देखने को मिलता है, उसके बाद डेंगू हेमोरेजिक फीवर, ठीक है। ये 2 चीज़ें तो एटलीस्ट आपको ध्यान रखना है। डेंगू हेमोरेजिक, हेमोरेज का मतलब होगा ब्लड लॉस, ठीक है, तो आप क्या लिख देंगे, ऑल अबव सिम्टम्स तो होंगे ही, साथ ही में ब्लीडिंग होगी और लो प्लेटलेट्स काउंट उसके अंदर देखने को मिलेंगे, साथ ही में बीपी भी उसका कम हो जाएगा। तो क्लिनिकल फीचर एक बार फिर देखते हैं, तो क्लिनिकल फीचर का आपको पता होना ज़रूरी होता है, क्या है, सडन क्या देखने को मिलेगा, सडन क्या रहेगा, हाई, क्या होगा, हाई फीवर,
हाई फीवर के बाद दूसरा क्या बताएगा, रेट्रो ऑर्बिटल पेन बताएगा, मतलब पेन बिहाइंड द आई, आँखों के पीछे दर्द बताएगा। साथ ही में क्या बताएगा, आर्थरेल्जिया और माइल्जिया, मतलब जोड़ों का दर्द और मसल्स का पेन आपको ज़रूर बताएगा। ये 3 चीज़ों से आप डेंगू सस्पेक्ट कर सकते हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा। समझ गए। अब इसका एक मिनोमिक है, यानी कि इसकी एक ट्रिक है सिम्टम्स याद रखने की, वो है फ्लेवर। क्या फ्लेवर, खाने वाला फ्लेवर। फ्लेवर से फीवर, एल से लो WBC, एक्स यानी कि हेड और मसल्स और जॉइंट में, एक्स यानी कि पेन एक तरह का, साथ ही में वॉमिटिंग, रेट्रो ऑर्बिटल पेन और रेसिस। इससे आप ये ध्यान रख सकते हैं। अब बात आती है कि कंफर्म कैसे करें। आपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस तो बना लिया, क्योंकि ऐसा भी आप कई बार सोच सकते हैं कि हो सकता है इसे मलेरिया हो सकता है इसको डेंगू हो। ठीक है, तो इन चीज़ों में कई बार कन्फ्यूजन रहता है मलेरिया डेंगू में। तो इसके लिए डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए आगे क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अदर इन्वेस्टिगेशन तो भाई आपका सबसे पहला वही रहेगा। देखिए इसमें बहुत हाई फाई चीज़ें लिखी हैं, इतना ध्यान नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। सबसे पहली इन्वेस्टिगेशन आपकी होनी चाहिए CBC, यानी कि CBC कौन सी, कंप्लीट ब्लड काउंट। उसके अंदर आपको क्या देखना है, उसके अंदर देखना है आपको उसका WBC, और साथ ही में देखना कि उसकी प्लेटलेट्स क्या है, यानी कि प्लेटलेट्स की संख्या क्या है। अगर WBC भी कम है और प्लेटलेट्स भी कम है तो आप फर्दर उसको सजेशन कर सकते हैं कि भाई आपको NS1 एंटीजन टेस्ट कराओ। ठीक है, विद इन 5 डे के अंदर अंदर, ये मतलब जो है ना अर्ली डायग्नोसिस विद इन 5 डेज। अगर लग रहा है कि आपको अर्ली डायग्नोस्ट करना है किसी इंडिविजुअल को तो इसके थ्रू आप कर सकते हैं। साथ ही में उसके अंदर IgM IgG एलिजा टेस्ट भी करा सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली NS1 एंटीजन टेस्ट ही कराते हैं लोग। ठीक है, बाकी तो एडवांस टेस्ट रहते हैं फॉर रिसर्च एंड हॉस्पिटल के लिए, कि PCR फॉर DNV RNA वायरस आइसोलेशन, इन सब चीज़ों के लिए बारे में। ठीक है, बाकी और भी आगे डिटेल है, उसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार फिर से इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। रिवाइज़ करने के लिए क्या है भाई, डेंगू कैसा है हमारा, कैसा एक्यूट वायरल इन्फेक्शन है। डेंगू वायरस के द्वारा होता है जब किसी इंसान को इन्फेक्टेड मॉस्किटो जो है वो काट लेता है, जिसका नाम है फीमेल एडीज एगिपिटी। इसको हम ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। ठीक है, हमारे पॉजिटिव एजेंट बता ही चुका हूँ, डेंगू वायरस यानी कि फ्लेवी वायरस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में बता चुका हूँ कि फीमेल एडीज एगिपिटी होती है। एपिडेमियोलॉजी, ये मोस्टली मानसून और पोस्ट मानसून और ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है हमारा कितना होता है, वो होता है सिर्फ 4 से 10 दिन का। साथ ही में इसकी पैथोफिजियोलॉजी भी हम पढ़ चुके हैं और क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स मैं आपको बता चुका हूँ, इसीलिए इनको आगे भी आप अच्छे से ध्यान रखें और इसको रिवाइज़ करते रहें। इन्वेस्टिगेशन एक बार मैं आपको और बता देता हूँ कि सिंपली कैसे लिखना है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहला क्या बताना है, CBC के अंदर क्या देखेंगे आप, WBC और प्लेटलेट्स। ठीक है, दूसरी बात क्या करना है, NS1 एंटीजन टेस्ट कराना है, जिससे कि आप, ये एक रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट है, यानी कि ये सस्ता भी होता है और सही बात भी आपको बता देता है। तो 2 टेस्ट से आप डेंगू को कंफर्म कर सकते हैं भाई। इतना नॉलेज अगर आप रखेंगे तो कोई भी पेशेंट आपके पास से निराश होकर नहीं जाएगा। ठीक है, मैं अब आप सोचेंगे कि मैं इसका ट्रीटमेंट क्यों नहीं बता रहा हूँ। देखिए ट्रीटमेंट जो है ना वो हम नेक्स्ट ईयर पढ़ते हैं काय चिकित्सा, यानी कि जनरल मेडिसिन में। तो इसमें आपको बस पैथोफिजियोलॉजी में इतना ही ध्यान रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई वीडियो।